Let us begin with number systems. So we start by understanding first what is a number line. तो नंबर लाइन फेमिलियर है, हम सब जानते हैं व्हाट इज अ नंबर लाइन. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स अक्रॉस एनी इमेजिनरी लाइन. ठीक है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करिए, मार्क एनी आर्बिटरी पॉइंट एज ओरिजिन. ओरिजिन मतलब जीरो, ये रहा. यू मूव वन यूनिट टू राइट हैंड साइड, व्हाट डू यू गेट? नंबर वन. अनदर वन यूनिट मूव करेंगे राइट हैंड साइड पर, व्हाट डू वी गेट? नंबर टू. लाइकवाइज अगर जीरो से लेफ्टवर्ड्स चलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं, मतलब वन यूनिट लेफ्ट में आएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस वन, देन माइनस टू एंड सो ऑन. ठीक है, ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनको हम यूं भी डिफाइन कर लेते थे कि भाई ये एक प्रकार से मिरर इमेजेस है ना. अगर ये एक नंबर लाइन है और ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो जहां पर है वहां पर मैंने एक मिरर रख दिया है, प्लेन मिरर. ठीक है, ये वन है. ये वन खुद को जब इस प्लेन मिरर में देखेगा तो प्लेन मिरर की इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि भाई इमेज वेयर इज इट फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड एट सेम डेप्थ इनसाइड द मिरर और बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, तो वन की इमेज कहां बनेगी? उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर, यहां कहीं. ठीक है, तो जो इमेज बनी उसको हम माइनस वन. ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ. अगर एक्सटेंडिंग द सेम लॉजिक, अगर टू खुद को देखेगा मिरर में तो उसकी इमेज यहां बनेगी. ठीक है, चलिए, सो दिस इज नंबर लाइन एंड वी आर ऑल फेमिलियर विद इट. और इस नंबर लाइन पर अनेकों प्रकार के, नाना प्रकार के नंबर्स हैं और हमें उन्हें समझना है. हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त इन्हीं नंबर्स को समझना है. जो भी वैरायटी नंबर्स की नंबर लाइन पर उपलब्ध है, हमें उन्हें समझना है. तो देखिए, जब बहुत सारी चीजों को एक साथ समझना हो तो एक बहुत आसान तरीका होता है कि हम वी कैन क्लासिफाई देम इनटू ग्रुप्स. ठीक है, हाँ, तो कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन? वील टेक अ वॉक थ्रू ऑन दिस नंबर लाइन. मतलब हम इस नंबर लाइन पर चल के देखेंगे और जैसे जैसे नंबर से हमारा सामना होता जाएगा, वील एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंट विद द नंबर्स और हमें हमें समझ आता जाएगा. ठीक है, कि किस प्रकार का, किस टाइप के नंबर्स है और उन्हें किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है. चलिए, अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा. तो यात्रा शुरू करने से पहले बस मैं एक सलाह आपको देना चाहूंगा. यू कैरी एन एम्प्टी बैग विद यू. ठीक है, अपने साथ एक खाली झोला रख लीजिए. क्यों? अभी पता चल जाएगा. चलिए, तो शुरू करते हैं. सो वी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड वी मूव टू राइट हैंड साइड. ठीक है, पहले राइट हैंड साइड को एक्सप्लोर करते हैं. चलिए, तो एज वी स्टार्ट, What are the very first numbers that we encounter? सबसे पहले कौन सी संख्याओं से हमारा सामना हो रहा है? So we get a one, है ना? क्या मिलेगा? इधर चलोगे, क्या लिखा तो हुआ है? वन. और थोड़ा आगे बढ़े, टू, थ्री. What are these? What do we call such numbers? वन, टू, थ्री. These are counting numbers. 1, 2, 3, 4, 5, so on, up till infinity. You collect all these numbers, 1, 2, 3, 4, इन सबको उठा के अपने बैग में डाल लीजिए. ठीक है, the collection of numbers, now what you are carrying, है ना, from 1 to infinity, all such numbers, 1, 2, 3, 4, up till infinity, the collection you are carrying is called as set of natural numbers. And set of natural numbers is represented in mathematics by capital letter N. Senior classes में हम बोलते नहीं है पूरा पूरा कि नेचुरल नंबर्स, जहां पर भी नेचुरल नंबर्स होंगे जैसे हम बोल देंगे P बिलोंग्स टू N. ठीक है, ऐसा अभी आप सीखेंगे धीरे धीरे, मैं भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन एक बात बता रहा हूं. ठीक है, इसका अर्थ होता है P बिलोंग्स टू N, खेल खत्म. मतलब P इज ए नेचुरल नंबर. ठीक है, कैसे? ये गणित की अपनी भाषा है तो उसमें ये एक अहम बात थी. चलिए, अरे याद कीजिएगा, जीरो को नहीं अभी हमने छेड़ा है ना. मैंने आपसे बोला था, हमने यात्रा राइट हैंड साइड से शुरू करी, 1, 2, 3, 4, इंफिनिटी तक सारा माल उठा के बैग में डाला, बोला नेचुरल नंबर. जीरो को नहीं छेड़ा है. जीरो इज हैज अ स्पेशल स्टेटस. जीरो हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली. नाउ इफ आई ऐड जीरो ऑल्सो टू दिस एग्जिस्टिंग कलेक्शन, इंक्लूड जीरो इन दिस कलेक्शन. ठीक है, बैग में ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 अप टिल इंफिनिटी है ना, एक जीरो उठा के और डाल दो. ठीक है, ये हमने एक जीरो लाए और इसमें डाल दिया, बस एक जीरो ही डाला. नाउ दिस कलेक्शन यू आर कैरिंग, 0, 1, 2, 3, 4, 5 up till infinity is called as what? Set of whole numbers. And by the way, how do we represent the set of whole numbers? By capital letter W. ठीक है, अच्छा, जीरो को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया? जीरो की खोज बाद में हुई. ठीक है, और वैसे भी आपका भी जो बचपन में, देखिए हमने बोला था ना, दीज आर काउंटिंग नंबर्स, तो ऐसा ही है ना लॉजिक. आप सोच के देखिए, जब बचपन में छोटे बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, या जब आपने या मैंने भी गिनती सीखी थी, when we were toddlers, how were we taught? कैसे छोटे बच्चे को गिनती कैसे सिखाते हैं? भाई उसके सामने एक चॉकलेट रख देते हैं, है ना, और बोलते हैं सी वन चॉकलेट. ठीक है, फिर वो भाई वन का अर्थ वो चॉकलेट ना समझने लगे, गिनती सिखा रहे हैं उसको, तो फिर दो रखेंगे हम, फिर क्या बोलेंगे? टू चॉकलेट्स. ठीक है, तो उसका माइंड एसोसिएट करता है. फिर तीन रख देंगे, 3 चॉकलेट्स, तो वो समझ जाता है कि संख्या बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो दिस इज द वे टॉडलर्स लर्न काउंटिंग. अच्छा, किसी को ऐसा आपने देखा है सिखाते हुए, या अभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई चॉकलेट नहीं रखी और बोले सी 0 चॉकलेट्स? अरे बच्चे का दिमाग, बच्चा बोरा जाएगा भाई. बच्चे का दिमाग, इन्फेंट ब्रेन इज नॉट केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस, है ना. नथिंगनेस, जीरो, वैक्यूम समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए दिमाग को भी. इसीलिए जो भी है कहानी किस्सा, जीरो को सेपरेटली ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो क्या कैरी कर रहे हैं अभी आप? 0, 1, 2, 3 क्या बोलते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स. नाउ इफ यू एड, नाउ मूव टू नेगेटिव टेरिटरी. राइट में तो घूम लिया, आइए थोड़ा लेफ्ट में भी घूमे. नाउ यू एड
दी ऑल दी नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो, ठीक है। पॉजिटिव तो वहां पहले से ही है 1 2 3 4, जीरो भी वहां पहले से ही है। आप जितने नेगेटिव इंटीजर यानी जितनी इनकी मिरर इमेजेस हैं नेचुरल नंबर्स की, ये सारी मिरर इमेजेस -1 -2 अप टिल नेगेटिव इंफिनिटी, ये सारा सामान भी उठा के उसी बैग में विच ऑलरेडी हैज जीरो। मैं बैग से कुछ भी निकलवाऊंगा नहीं कभी भी, ठीक है। यही मजा है इस तरीके से समझने का। हम बैग से कभी भी कुछ नहीं निकालेंगे, ठीक। तो बैग में ऑलरेडी 0 1 2 3 4 5 है। अब आप ये भी पटक दो -1 -2 -3 से लेकर नेगेटिव इंफिनिटी, सारा सामान उस बैग में। अब बैग का वजन जरूर बढ़ता जाएगा, खैर जो भी है। What is the collection called now which you are carrying? The collection which you are carrying right now is called as set of integers. And set of integers in mathematics is represented by capital letter Z, ठीक है। बिल्कुल वाजिब है इसका नाम, है ना। ये सब इंटीजर्स ही हैं, ये जो भी आपके सामने इस वक्त तक लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी तो हम इसमें और कुछ डिस्प्ले अभी कर नहीं रहे हैं। तो ये जो भी कुछ लिखा हुआ है -6 -1, दीज आर ऑल 6 4 3 2 1, -6 -8 -1 करोड़, इधर 1 करोड़ पॉजिटिव, इधर 1 लाख, उधर -10, इधर 10 0, ये सब मिला के कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और हमने कहीं ना कहीं जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स का क्या है ना, टेम्परेचर या बेसमेंट वगैरह के फ्लोर्स वगैरह, वहां पर हम नेगेटिव इंटीजर्स का सहारा लेकर के बात को कंप्लीट करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अरे अरे इस पे तो नजर ही नहीं गई मेरी यार, ये थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं देखो, सेट ऑफ, एक शुरू से कड़ियां जोड़ते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बोला n, हाँ ये समझ में आता है। अरे नेचुरल की स्पेलिंग n से चालू होती है ना बाबा। होल को बोला w, अरे वाह, होल की स्पेलिंग w से चालू होती है। इंटीजर्स की स्पेलिंग शुरू होती है i से, तो भाई से i बोल लेते। अच्छा आई नहीं बोलना था तो कुछ और बोलते जिसमें कुछ सेंस, कुछ तो बंदी तो होती। z कहां से टपक गया भाई? तो माय डियर फ्रेंड, मैथमेटिक्स में सबका कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। बिना कारण यूं नहीं है कि मैथमेटिशियन एक दिन सुबह सुबह उठा, है ना, सब मैथमेटिशियन उठे एक दिन पंचायत में मिले और बोले आज से सेट ऑफ इंटीजर्स को z बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो कहां से आया? तो कहीं से तो आया है, ठीक है। दिस इज बोरोड इन मैथमेटिक्स फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में ये वर्ड होता है सालन। सालन का मतलब जर्मन में होता है काउंटिंग, टू काउंट, ठीक है। तो वहीं कहीं से मतलब वी हैव बोरोड इट इन मैथमेटिक्स। एनीवेज जो भी है, बात यह है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर z। हाँ तो कुछ और मसाला बचा है नंबर लाइन पर। अभी तक हमने क्या क्या ले लिया भाई? जीरो ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर्स ले लिए, नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए, कुछ और सामान भी बचा है। अरे भाई अभी फ्रैक्शंस नहीं लिए, डेसिमल छूट गए। तो आइए फ्रैक्शंस और डेसिमल्स की भी बात करें, ठीक है। जैसे अब ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहां कहीं मान लेते हैं 0 है, ये 1 है, ये 2 है एंड सो ऑन, ठीक। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई नंबर 1.5 एक डेसिमल है, ठीक है, ये भी कोई नंबर है क्या? हाँ है ना, ये भी नंबर लाइन पर मौजूद है। कहां है? 1.5 का मतलब है 1.5, यानी 1 और 2 के ठीक ये जो मिड पॉइंट होगा ना, दिस लोकेशन वुड रिप्रेजेंट नंबर व्हाट 1.5। अच्छा 1/2 क्या ये भी? अरे ये रहा 0 और 1 के ठीक बीच में होगा 1/2। लाइकवाइज 5/2 कितना होता है? 2.5। 2.5 कहां होगा? 2 और 3 के ठीक बीच में यहां। अच्छा एक नंबर, एक फ्रैक्शन होता है 10/3, लगभग इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा 3.33 सो ऑन, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 3.33 भी बोले, ये कहां लोकेट होगा? तो देखिए 10/3 का मतलब है 3 1/3, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में, यानी 3 पूरा पूरा और उसके बाद 1/3। तो देखिए अगर ये 3 है और ये 4 है, तो 3 से 4 की दूरी को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। जो पहला वाला पार्ट है ये, दिस लोकेशन विल रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन। सो इफ नाउ आई पिक all these fractions and decimals, mind it, I am saying all fractions and decimals including negatives also। ये 1.5 पॉजिटिव, तो क्या नेगेटिव -1.5 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा अब थोड़े वियर्ड नंबर, 17/3 मैंने ऐसे ही लिख दिया 17/3, हिसाब लगाओगे तो 17/3 कितना आएगा? 5.33 के लगभग। क्या ये भी कहीं? अरे कहीं तो होगा। अच्छा -19/17 ये भी कहीं तो होगा, है ना। सोच सकते हैं ये नंबर 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना। मतलब ये कितना है? 17, 2/17, 1/2/17, ठीक है। तो 1/17 लगभग 0.05 होता है, तो 1.111 के आसपास होगा ये नंबर। तो कुछ भी लिख दो आप, कोई सी भी फ्रैक्शन लिख दो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी फ्रैक्शन में लिख दो। Would it be there on number line? Yes. Now you write any decimal that comes to your mind. Would that also be on number line? Yes. मैं कह रहा हूं इन सबको उठा लो। आप कहोगे साहब कैसे संभव है उठाना? अरे तो अब तक कैसे उठा रहे थे? एक बात बताओ, मैंने बोला 1 से इंफिनिटी, मजाक हो रहा है कोई? इंफिनिटी कभी खत्म होती है क्या? अरे भाई कल्पना है, हम नंबर लाइन की नहीं सपनों की दुनिया की सैर कर रहे हैं ना। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, आप सीरियस क्यों हो रहे हैं इतना? समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब कल्पना कीजिए, ये सारे समूचे डेसिमल्स और फ्रैक्शंस को उठाइए, बहुत वजन है, उसी बैग में डाल दीजिए। दैट सेम वेरी सेम बैग विच ऑलरेडी इंक्लूड्स ऑल द इंटीजर्स, मतलब जिसमें पहले से ही 0 1 2 3 -5 -10 +10 सब कुछ है, उसमें ये माल भी ठूस दो। नाउ द कलेक्शन ऑफ नंबर्स यू आर कैरिंग is called as set of rational numbers, and mind it, set of rational numbers
is represented in mathematics by capital letter Q. Now rational numbers call for further discussion. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए नंबर लाइन से विदा लेते हैं. हम नंबर लाइन की सैर कर रहे थे, बैग हमारे हाथ में, सब अच्छी बात है. थोड़ी देर बाद इस पर we just for a short while we'll take a departure from this number line and don't worry, we'll revisit. ठीक है, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे इस पर. अभी हमारे सामने एक नया मुद्दा आ गया लाइफ में. क्या वो मुद्दा है? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा दूं व्हाट आर रैशनल नंबर्स, फिर लौटेंगे. ठीक है, और रैशनल नंबर्स और टाइम लगेगा. चलिए, तो क्या होते हैं साहब रैशनल नंबर्स? तो डेफिनेशन क्या है? तो हियर गोज द डेफिनेशन. रैशनल नंबर्स, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers, p and q are integers and there is further added condition q should not be zero, are called as rational numbers. ठीक है, एक बार दोबारा, अभी मैं बीच में रुक रुक के बोल रहा था, अब मैं एक फ्लो में बोलता हूं, सुनिएगा. All the numbers which can be represented in the form p by q where p and q are integers and q is non-zero are called as rational numbers. बात इतनी सी ही है, पर समझने समझाने में टाइम लग जाता है. ठीक है, तो समझ लेते हैं. लेट अस स्पेंड सम टाइम विद दिस कॉन्सेप्ट, तो समझ में आ भी जाएगा. अब देखिए हम क्या, और समझना जरूरी है, तेजी में आगे मत बढ़ जाइए, वरना आपको देखिए पता तो उसी, देखिए पढ़ाई के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, बहुतों को गलतफहमी है कि हमें आता है, क्योंकि जो तुमने पढ़ा वो तुम्हें आ गया, जितना तुमने सोचा तुम्हें आ गया. अरे किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ भी तो बैठो, वो भी तो सोचो, वो भी तो आप महसूस करो कि वो कैसे सोचता है. उसकी सोच की गहराई आपकी सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है, और अगर है तो उसके ज्ञान से लाभान्वित होइए. मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हम एक कुएं में रह रहे हैं, मान लेते हैं. ठीक है, कूप मंडूक हम समझते हैं ना, फ्रॉग ऑफ द वेल. वो कुआं, मेंढक कुएं में रहता है, उसके लिए पूरी दुनिया वही, अरे वो वहीं पैदा हुआ वहीं मर जाएगा, तो उसके लिए तो पूरी दुनिया, उसे क्या पता कि कुएं के बाहर क्या है. ऐसे ही हम में से बहुतों को पता ही नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम सीमित पढ़ रहे हैं, लिमिटेड पढ़ रहे हैं. अब इतनी सी बात है, मैं इस पर आपको डीपर इनसाइट्स दूंगा अगर आप वक्त देंगे तो. सुनिएगा ध्यान से. अब देखिए क्या बोलता है, ऑल सच नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q. ठीक है, वह सारी संख्याएं जिन्हें p by q फॉर्म में लिखा जाना संभव है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q. और हमने p और q का परिचय भी दे दिया. वेयर p एंड q, ये मैंने, ये जो चिड़िया बनाई मैंने, व्हाट इज दिस चिड़िया? इट्स नॉट चिड़िया, इट इज अ ग्रीक लेटर एप्सिलॉन. ठीक है, ये ग्रीक भाषा का, जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट होती है, हिंदी में वर्णमाला होती है क ख ग, उसी प्रकार ये ग्रीक वर्णमाला का लेटर है. ठीक है, एप्सिलॉन. गणित में हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है. ये मतलब सेंस देता है हमको बिलोंग्स टू. ठीक है, ये सिंबल है किसका? बिलोंग्स टू. तो जब हम बोलते हैं p q बिलोंग्स टू z, मतलब p और q इंटीजर्स हैं. ठीक है, भाषा है, सीख लीजिए. चलिए खैर, दोबारा बात शुरू करते हैं. ऑल सच नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. पर इंटीजर्स में तो जीरो भी आता है ना, तो q के लिए हमने एक स्पेशल कंडीशन लगा दी कि q कैन नॉट बी जीरो. ठीक है, q कैन बी एनी इंटीजर, p कैन बी एनी इंटीजर, p कैन बी एनी इंटीजर, व्हाटएवर, q कैन बी एनी इंटीजर व्हाटएवर. बस इतना ध्यान रखना कि q जीरो ना हो. क्यों? क्योंकि बाय, जब हम बोलते हैं p बाय q, बाय मतलब डिवीजन, एंड डिवीजन बाय जीरो, आई मीन एनीथिंग 17 बटे जीरो इज नॉट अलाउड इन. फॉरगेट डूइंग, फॉरगेट अटेम्प्टिंग इट, इट इज अ कार्डिनल सिन. इसके बारे में सोचना भी नहीं है, ये इतनी गलत बात है. ठीक है, तो शून्य से विभाजन अलाउड नहीं है, इसलिए हमने वो कंडीशन रख दी. ठीक है, आप बोलोगे साहब कुछ समझ नहीं आया, तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आया. ठीक, तो एग्जाम्पल. ठीक, तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे साहब, एग्जाम्पल इज नॉट अनदर वे टू टीच, इट इज ओनली वे टू टीच. है ना, तो जब भी पढ़ाना है तो एग्जाम्पल, उदाहरण के बिना बात खत्म नहीं होगी, तो मैं उदाहरण से समझाता हूं. देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. चलिए, तो शुरू करते हैं 3/2. मुझे एक बात बताइए, 3/2 रैशनल नंबर हुआ क्या? डेफिनेशन क्या? सिर्फ डेफिनेशन के बारे में सोचो. ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q. अरे हाँ, ये तो p by q है, और क्या p और q इंटीजर्स है? बिल्कुल है. ठीक है, ये बड़ा सा थम्स अप मैंने दिया. सो यस, इट इज अ योर दिस थिंग रैशनल नंबर. चलिए, नाउ व्हाट अबाउट -2/3? व्हाई नॉट? p और q इंटीजर्स है, ऑलरेडी लिखा. ठीक, चलिए ओके. नाउ -15/17. अब ये -1 से थोड़ा सा बड़ा है ना, छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा है. समझ रहे हैं ना? 15/17 लिखता तो मैं बोलता +1 से थोड़ा सा छोटा है. नेगेटिव में उल्टा चलता है ना, अरे -1 -2 से बड़ा होता है. हाँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, पर है, ये भी रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि डेफिनेशन पे खरा उतर रहा है. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, p and q आर इंटीजर्स, q इज नॉट जीरो. फाइन. चलिए, अब 2 नहीं, 2 थोड़ा ना हो सकता है. 2 तो ये p by q है ही नहीं, सो 2 इज नॉट. अरे नहीं मालिक, नहीं, गलती मत कीजिए. डेफिनेशन पुनः पढ़िए. डेफिनेशन में क्या लिखा है? ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटर्न. कैन इज द कैचवर्ड. क्या आप 2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q फॉर्म में? अरे जरूरी नहीं है कि वो p by q फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ हो. क्या उसे एक्सप्रेस किया जाना संभव है? हाँ, है ना, क्यों नहीं? 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1. क्यों? 2 डिवाइड बाय 1 कितना होता है? 2. तो कैन आई एक्सप्रेस 2 इन द फॉर्म p by q? यस. सो 2 इज वेरी मच अ रैशनल नंबर. 2 इज वेरी, और याद कीजिए 2 हमारे बैग में भी है. याद कीजिए, हमने 2 को कब डलवाया था बैग में? नेचुरल, सबसे पहले शुरू में डाल दिया था. उसके बाद से हमने बैग में से कुछ माल निकाला नहीं है. आखिरी में फ्रैक्शन डेसिमल डाल के मैंने बोला इस पूरे कलेक्शन को रैशनल नंबर बोलते हैं, यानी 2 उसमें अभी भी मौजूद है. तो सही है ना, मैंने सही बोला था. अरे मैंने क्या बोला था? मैं
आई एम मॉर्टल बीइंग, मेरी छोड़िए, मतलब जो पुस्तकों में लिखा है मैं तो वो आप तक ला रहा हूं, तो सत्य बात है, ठीक। 2 को लिख सकते हैं 2/1, चलिए ठीक। तो आई बात समझ में, विच कैन बी, है ना। इसी प्रकार 5 को क्या लिख सकते हैं 5/1, है ना। 10 को क्या लिख सकते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ रैशनल नंबर है क्या? अरे बिल्कुल है, 1 करोड़ में आते हैं 7 जीरो बटे 1, ठीक है। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। चलिए और क्या, और सोचिए, कुछ अलग सोचते हैं ना, जो शायद रैशनल नंबर ना बने। चलिए तो अब ले लेते हैं 2.5। अब ये तो हो ही नहीं सकता ना, चलो 2 को तो लिख लिया था 2/1, अब ये कैसे भाई? 2.5 को क्या 2.5/1 थोड़ी ना लिखूंगा, ये तो दोनों इंटीजर होने चाहिए ना। नहीं नहीं, ये रैशनल नहीं। अरे भाई थोड़ा डेफिनेशन, पहले तो ना ठहराव लाइए थोड़ा जीवन में, सोचने समझने को, मतलब देखिए दिमाग तेज चलाना है पर सोचना धीरे, ठीक। अरे तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, 2.5 को क्या मैं 5/2 लिख सकता हूं? अच्छा 5 का आधा कितना होता है सोचो, तुम्हारे पास 5 चॉकलेट हैं, 2 लोग हैं खाने वाले, कितना 2.5 मिलेगी ना, 5/2 2. कैन आई इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस 2.5 इन द फॉर्म p/q? व्हाई नॉट? अच्छा आप बोलोगे साहब हमें तुरंत नहीं सूझ रहा, अरे तो डेसिमल हटा दो ना, 25/10 तो लिख सकते हो, काट पीट लो, कॉमन यही आ जाएगा। अरे हजम हुआ मालिक। 2 पॉइंट याद कीजिए, मैंने बैग में फ्रैक्शंस के साथ साथ डेसिमल भी डलवाए थे, क्योंकि हर डेसिमल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है p/q, और p/q में लिखा जा सकता है, इतना काफी है क्या बोलने के लिए कि वो रैशनल नंबर है। चलिए और क्या रह गया? अच्छा गलती एक हो गई थी, हमारे बैग में 0 रह गया था, याद करिए, मैंने बोला था ना बैग से कुछ निकलवाया नहीं है, तो वो 0 यार वहीं रह गया, वो मेरे से मिस्टेक हो गई है ना। 0 तो रैशनल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अरे p/q भाई, 0 को 0/1 लिख लो ना, क्या दुख है? 0 को 0/5 लिख लो, मैं तो लिखूंगा, लो। अच्छा मैं तो डिवाइड भी करके जिद्दी हूं, 0 को 5 से डिवाइड कर देता हूं, 5 zeros are 0, हो तो गया डिवाइड। अरे भाई 0 को लिख सकते हो 0 by anything, any नॉन जीरो नंबर, व्हाई नॉट? 0 इज वेरी मच अ रैशनल नंबर। हमने क्यों डिनोमिनेटर बोला है 0? 0 से डिवाइड मत करना, 0 को डिवाइड मत करना, ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। हजम हुआ? तो ये सब जो कुछ उस बैग में था वो रैशनल है, क्योंकि उसे p/q फॉर्म में लिखा जाना संभव है, उसमें फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, सब कुछ है, ठीक। अच्छा नेगेटिव्स हैं, ये तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, -3.2, अरे बिल्कुल है साहब, इसको लिख लेना -32/10, थोड़ा काट पीट लेना, शायद 16/5 आएगा ना, -16/5, कुछ भी जो तुम्हारे मन में आता है। -15, ये क्या लिखा मैंने, पढ़ना पड़ेगा, ये कितना हो गया, 1,51,713 बटे 33092, कितना हो गया 3,300। इज इट अ रैशनल नंबर? व्हाई नॉट? वो तो पहले से ही p/q फॉर्म में लिखा है, हुल किसे दे रहे हो ये बड़े बड़े नंबर लिख के? भाई मेरे कॉन्सेप्ट मेरी पकड़ में है, मैं डेफिनेशन से हिलता नहीं हूं, समझ में आ गई बात? तो आज के बाद कोई कितना भी दबाव डाले, अपने को अपने कॉन्सेप्ट से नहीं हिलना है। याद रखना, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स होने बहुत जरूरी है, और q 0 नहीं होना। बस ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा आप कभी भी इसमें, हालांकि इसमें भी थोड़ा और अभी अपन देखेंगे डेसिमल फॉर्म में क्या वैरायटी मिलती है, लेकिन ठीक है वो जब देख लेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए डेफिनेशन पकड़ में रखिए। आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी तकलीफ और दूर कर दूं आपकी, ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया हमने? कैपिटल लेटर q से। यानी क्यों कहां से टपक गया, मतलब ये हो क्या रहा है यार? देखो सेट ऑफ, ईमानदारी की बात है भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बोले लिखा तुमने n, मैंने कहा बढ़िया है साहब, है ना, n से चालू होती है स्पेलिंग। होल नंबर्स को लिख दिया w, ये भी समझ में आती है कहानी। अच्छा इंटीजर्स को पता नहीं कहां से फिर ले आए z, है ना, कारण पूछा तो कोई जर्मन लैंग्वेज की कहानी चिपका दी, भाई हम तो कभी गए नहीं जर्मनी। अब रैशनल नंबर्स को बख्श देते यार, r लिख देते, क्यों कहां से टपक गया? और q z, और ये दोनों q और z रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, मतलब जेड तो चलो फिर भी जेड से सुनने को मिल जाते हैं वर्ड्स, भाई ऐसे वर्ड्स की संख्या बहुत कम है मुझे लगता है, इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी खोल के देखी जाए, जो क्यू से चालू होते हो, है कि नहीं? सोच के देखिएगा। और रैशनल नंबर्स के सेट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? क्यू से, है ना। क्यू अदरवाइज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेटर, कुछ याद आ गया। चलिए लेट्स प्ले अ गेम, ठीक है। एक बात थोड़ी सी, थोड़ा है ना, थोड़ा डिपार्चर ले लें गणित से। अच्छा क्यू मजेदार लेटर है, देखो क्यू से आपके जहन में अगर मैं बोलूं, क्यू से कुछ वर्ड्स सोचिए इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप कुछ कॉमन पाएंगे, ठीक है। क्यू का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है कि उसमें वोवेल यू चिपका हुआ है, जब भी आप क्यू बोलते हैं आप यू की सहायता लेके बोलते हैं, है कि नहीं? इसी वजह से आप पाएंगे कि क्यू से जितने भी वर्ड्स आपके, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके जहन में जो आएंगे, ठीक है। अगर अभी मैं आपको एक टास्क दूंगा, चलो दे ही देता हूं, लेट्स प्ले अ गेम। मुझे ऐसा कोई वर्ड बताओ इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्यू से चालू होता हो, परंतु क्यू के बाद, आई मीन क्यू शुड नॉट बी फॉलोड बाय यू। मतलब मैं समझाता हूं, देखो जैसे क्वीन, क्वीन की स्पेलिंग में क्यू के बाद क्या आता है? यू, तो ये हमारा वैलिड वर्ड नहीं हुआ, ठीक है। क्विल्ट वैलिड नहीं हुआ, क्वेरल वैलिड नहीं हुआ, क्विक वैलिड नहीं हुआ। सोचिए कोई ऐसा पकड़ के लाइए शब्द जिसमें क्यू के यू ना आता हो। हाँ मोमेंटरली यू कैन पॉज द वीडियो, सोचिए। हाँ सोच लिया, चलो मैं बताता हूं हर बार की तरह। तो वो वर्ड है क्वेर्टी, है ना। ये थोड़ा सोचना मुश्किल था और रेयर वर्ड भी नहीं है,
क्वेटी लिखते ही आप समझ गए होंगे ना, कीबोर्ड का जो सिस्टम, पहले कई सिस्टम कुछ और सिस्टम्स थे शायद, ठीक है ना, मतलब मैं तो जब से देख रहा हूं क्वेटी ही देख रहा हूं, पर शायद ऐसा था कि इससे पहले कुछ और सिस्टम इस्तेमाल होते थे, तो जो सबसे एफिशिएंट पाया गया सिस्टम टाइपिंग की स्पीड को लेकर के और कंफर्ट को लेकर के वो क्वेटी सिस्टम है ना। ये शुरू के 6 लेटर्स हैं, आप देखिए आपका जो कीबोर्ड है ना उस सिस्टम को क्वेटी बोलते हैं। चलिए, तो हम थे भाई कि इसको क्यों क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड क्यू। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था यहां पर, है ना, एवरीथिंग हैज अ राइम और रीजन इन मैथमेटिक्स, ठीक है, कुछ भी बिना कारण के नहीं है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप में से कुछ लोगों ने क्रैक कर भी लिया होगा, अगर यहां किसी ने भी, मतलब आप भी जिन्होंने नहीं किया, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग पर जोर डाला होता तो आप भी क्रैक कर चुके होते। देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q, p over q। What kind of mathematical operation is it, by the way? जब हम लिखते हैं गणित में 3/2, तो ये जो बटा है, this, what is, which mathematical operation does this denote? 3/2 indicates what? Division, बराबर है? p by q indicates a division, और डिवीजन करते हैं तो डिवीजन की यील्ड क्या होती है? मतलब डिवीजन, हमने 17 को 3 से भाग दिया तो ये बचा रिमाइंडर 2, ये तो रेसिड्यू है, ये तो बच गया। यील्ड क्या है? दिस, व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्वोशंट। वहां से चुरा लिया क्यों, समझ गए? अभी भी आपके जहन में एक प्रश्न होगा कि चलो भाई इतनी पंचायत फैलाई क्यों, सीधा सीधा आर क्यों नहीं बोल? तो आर की पहले से ही बुकिंग हो चुकी है, समझ गए? अभी हम पढ़ेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, और मतलब पूरी कैलकुलस फंक्शंस की शुरुआत जो होती है 11वीं कक्षा में, उनमें मतलब सेट्स पढ़ाते हैं, पहला चैप्टर बोलबाला होता है साहब रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर के सेट को लिखते हैं आर, और क्योंकि आर की पहले से ही बुकिंग हो रखी थी तो रैशनल को भी आर नहीं बोला जा सकता, तो कुछ और चाहिए था, ठीक है? तो शायद इस लॉजिक से ले आए होंगे क्यों। हाँ तो साहब कहां थे हम थे, अरे नंबर लाइन तो नहीं भूल गए आप? नंबर लाइन पर थे हम, ठीक है। चलिए वापस नंबर लाइन पर लौटते हैं। अब नंबर लाइन पर हमने क्या क्या डिस्कवर किया भाई? हमने सैर शुरू करी, सबसे पहले हमें मिले 1 2 3 नेचुरल नंबर, 0 डाला, होल नंबर्स हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स भी डाल दिए बैग में, तो हमने बोल दिया इस कलेक्शन को इंटीजर्स, पकड़ के जितने फ्रैक्शन और डेसिमल मिले वो भी उठा के घुसा दिए उसी बैग में। अब हमने इस कलेक्शन को बोल दिया रैशनल नंबर्स। आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि नंबर लाइन पर अब और वैरायटी नहीं बची है, और आप में से ही कुछ ही लोग, विशेष तौर पर जो हिंदी सिनेमा के शौकीन हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि भाई अगर नंबर्स की एक वैरायटी रैशनल कहलाती है तो एक इररेशनल भी तो होगी, तभी तो उसे रैशनल बोलने की जरूरत पड़ी। अरे अगर एक ही वैरायटी होती तो अलग से नाम क्यों होता, है ना? तो इस मामले में हिंदी सिनेमा का मैं बहुत बड़ा परस्तार रहा हूं, है ना? परस्तार फैन, फॉलोअर। आपकी प्रिडिक्शन की कैपेबिलिटी, क्षमताएं बहुत बढ़ जाती है हिंदी सिनेमा देखकर, है ना? हिंदी सिनेमा में जैसे क्लाइमैक्स के वक्त पर खासकर, है ना, तुरंत आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। तो वो वही स्किल्स अपने गणित में भी भाई काम आ जाते हैं ना भाई। तो जैसे नंबर्स की एक वैरायटी रैशनल है तो जरूर एक इररेशनल भी होगी, और आप बिल्कुल सही हैं, इररेशनल नंबर्स अभी भी नंबर लाइन पर मौजूद है और हमने उनकी चर्चा नहीं करी है। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इररेशनल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है? तो इररेशनल जो है ना वो रैशनल का एंटोनिम है, विलोम शब्द है, ठीक? रैशनल क्या होते हैं, ठीक उसका इररेशनल हो जाएगा उल्टा। तो रैशनल क्या होते हैं? रैशनल को अगर मैं बोलूं तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, where p and q are integers, बराबर है? और एक एडिट कंडीशन थी कि q cannot be 0, फाइन। तो इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, where p and q are integers, अंडरस्टूड? ऐसी संख्याएं जिन्हें p by q फॉर्म में लिखा जाना संभव नहीं है, जहां p और q इंटीजर्स हैं, ये बोलना बहुत जरूरी है, जहां p और q इंटीजर्स हैं, कहलाते हैं इररेशनल नंबर्स। क्या ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिन्हें p by q फॉर्म में लिखा जाना संभव नहीं है? जी हां, आइए समझते हैं। इनएडिक्वेसी ऑफ रैशनल नंबर्स। इनएडिक्वेसी का अर्थ होता है अपर्याप्तता, असमर्थता, इनकेपेबिलिटी। सो व्हाट इज इनएडिक्वेसी ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है? यानी कहां अपर्याप्त रह जाते हैं, हमारी कौन सी नीड को, नंबर नीड को रैशनल नंबर पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए अदरवाइज रैशनल नंबर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर डे टू डे लाइफ। जो एवरीडे मैथमेटिक्स होता है ना उसमें रैशनल नंबर से ही तो डील करते हो आप दिन रात। अरे भाई आप दुकान में, ग्रोसरी स्टोर में सामान खरीदने गए, आपका जो बिल आया, इज इट गारंटीड दैट बिल अमाउंट वुड बी अ रैशनल नंबर? यस। अरे अगर आपने ऑनलाइन भी पे किया, मान लेते हैं, ठीक है, जैसे बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस इज इट अ रैशनल नंबर? वेरी मच। और बैंक बैलेंस कई बार, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें पैसे भी आते हैं। मतलब अगर आपके खाते में 15 लाख हैं तो 15,06,000 और उसमें कुछ पैसे होंगे 43 पैसे। अब आप बोलोगे 43 पैसा, यस, करेंसी डिनोमिनेशन में नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में तो 43 पैसा भी हम लिखते हैं ना। इज इट रैशनल और नॉट? यस, क्यों नहीं? हर प्रकार का डेसिमल अगर आपके खाते में मान लेते हैं 1 रुपया है और 43 पैसे हैं, तो इज इट दिस अमाउंट अ रैशनल नंबर? वेरी मच। अरे आप इसको लिख सकते हैं ना 143/100, व्हाई नॉट? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी जीवन में जो भी एवरीडे मैथमेटिक्स है हमारा, ठीक है, इफ यू डिवाइड अ पिज्जा, ठीक है, मान लेते हैं 4 पिज्जा हैं और खाने वाले 3 लोग हैं, हाउ वुड यू डिवाइड इट? 4/3।
4/3, 4/3 होता है 1/3, यानी सबके हिस्से में कितना कितना आएगा, एक पूरा पूरा, 4/3 कितना होता है 1/3, मतलब एक तो पूरा पूरा आ जाएगा और एक पिज्जा के 3 टुकड़े कर देंगे हम, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पिज्जा, डिवीजन ऑफ लैंड। आपको जो मार्क्स मिलते हैं स्कूल में, आप जो करके आते हैं, जो भी उस पर जो भी आपको मार्क्स मिले हैं ना, तो मार्क्स कैसे मिलते हैं, मतलब 27, तो इट इज अ रैशनल नंबर, या 27.5 इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। कुछ कुछ टीचर तो 1/4 की भी मार्किंग करते हैं, है ना, जैसे आपके मार्क्स आए 12.25, यानी 12 1/4। सो ऑल दीज नंबर्स, ठीक है, ऑल दीज नंबर्स विच वी डील इन आवर डे टू डे लाइफ, योर बिल्स एट ग्रोसरी स्टोर, योर बैंक बैलेंसेस, डिवीजन ऑफ पिज्जा, डिवीजन ऑफ लैंड, मार्क्स स्कोर्ड, मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ्स, वेट्स, all these are very much rational numbers. But there are some real values, some lengths, मैं लेंथ ही दिखाऊंगा आपको, ज्योमेट्री की दुनिया में लेके चलूंगा आपको, which do exist, but there is no way we can write, express them in form p by q. पहले समझने की कोशिश। अच्छा, उसको समझने के लिए मुझे पहले आपको ज्योमेट्री की दुनिया में लेके जाना होगा। तो याद करिए, ज्योमेट्री का एक बहुत ही पॉपुलर ज्योमेट्री का रिजल्ट होता है पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। तो एक बार जरा पाइथागोरियन थ्योरम को थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं। तो पाइथागोरियन कहां अप्लाई होता है साहब, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसके लेग्स हैं, मानते हैं ए और बी, ठीक है। इसकी लेंथ है ए और इसकी है बी, hypotenuse is C, ठीक है। Now tell me, how do you relate? What does Pythagorean theorem says? It gives us a relationship between the legs and the hypotenuse of a right angled triangle, ठीक है। तो इसमें क्या रिश्ता रहता है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ द लेग्स, यानी a स्क्वायर एडेड टू b स्क्वायर कितना होता है साहब, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। बोलिए ऐसा ही होता है, बराबर है। ये अगर मैं एक प्रश्न आपको दूं, जैसे उदाहरण मान लेते हैं यह 12 है और यह 5 है, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं साहब। इसको x मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज को, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेग्स, ठीक है। तो 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 114 होता है, ये 25, तो ये 169, ठीक है। तो ये x आ गया, मतलब x की संख्या है जिसका स्क्वायर 169 है, तो x क्या हो गया 13, बराबर है कि नहीं। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, यही कार्य अब मैं आपसे करवाऊंगा। अब आप सचमुच चाहिए तो सचमुच करके देख लो, या मुझे देख लो, बात एक ही है। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, मैं बोर्ड पर, आप अपने नोटबुक पर, जिसके ये जो दोनों लेग्स है ना, ये आपको प्रिसाइसली 1 यूनिट लेने हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 इंच, जिस भी यूनिट में आप काम कर रहे हो। तो रफली मान लेते हैं कि मैंने भी ऐसा ही किया है, मतलब आई हैव ड्रॉन एन आइसोस्लियस एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। आइसोस्लियस मतलब इसके जो दोनों लेग्स हैं, इनकी लेंथ मैंने कितनी ले ली है, 1 इंच, ठीक है। ये हकीकत का ट्राइंगल है भाई, तुम्हारी इस वक्त नोटबुक पे ड्रॉन है, मतलब तुमने नहीं भी किया है तो भी अज्यूम कर लो, मैं तो कर ही रहा हूं ना तुम्हारे लिए। हाँ, दोनों लेग्स की वैल्यू कितनी है, 1 1। क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे इसका हाइपोटेन्यूज निकालने में। हाइपोटेन्यूज को x मान लेते हैं और पाइथागोरियन रिलेशनशिप चिपका देते हैं। तो साहब x का यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेग्स। अब दोनों लेग्स की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 1, यानी x स्क्वायर कितना आ गया, 1 + 1 2, ठीक है। यानी ये जो लेंथ, यानी ये जो हाइपोटेन्यूज है AC, इसकी जो लेंथ है जिसको कि मैंने x माना है, यह जो x है ये 2 नहीं है साहब, x इज नॉट 2 ना, कंफ्यूज मत होइए, x 2 नहीं है, ध्यान से देखिए। x एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 2 है, मतलब x एक ऐसी संख्या है जिसको यदि खुद से ही गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 2। इज इट अ रियल नंबर, रियल इन द सेंस डज इट एक्चुअली एग्जिस्ट। अरे तो तुम्हारे सामने ही तो है, ये ट्राइंगल बनाना संभव है कि नहीं, तुम अरे बोला तो कितनी बार, तुम बना लो। अच्छा नहीं है, बना के देख लो ना, और नहीं बनाया तो मुझ पर भरोसा कर लो ना, मैंने बना दिया। ये जो लेंथ है AC, ये मेजर कर सकते हैं, क्यों नहीं, इस पे धागा एक स्ट्रिंग रखिए ऐसे और मेजर कर लीजिए साहब। यानी ये एक रियल लेंथ है, अरे एग्जिस्ट करती है, सच बात है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु बट, ये जो लेंथ है आप इसको नंबर को p/q या किसी डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इस कदर नहीं कर सकते हैं कि अब तो लिखें कैसे। अगर हम उसको अगर इस धागे की लेंथ को आप मेजर करोगे ना, तो ये लगभग 1.41 के आसपास आएगी। तो आप बोलोगे मैं तो लिख पा रहा हूं ना, आप जो मेजरमेंट ले रहे हो ना भाई, आप स्केल से, वर्नियर कैलिपर से जो भी मेजरमेंट लोगे, उसके प्रिसिशन की एक लिमिट होती है, एक लीस्ट काउंट होता है, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। अंदाजन आपने प्रैक्टिकली बोल दिया 1.41 चलेगा, लेकिन वो एक्चुअल लेंथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मेरी बात ही गड़बड़। मैं तो कह रहा हूं ना p/q, अगर आप उसको लिख रहे हो 1.41 यानी 141/100, वो है ना, उसको ऐसे लिख ही नहीं सकते, ना p/q ना कोई डेसिमल, तो लिखे कैसे। इसीलिए हम एक सिंबॉलिक नोटेशन में उसको लिखते हैं ऐसे। आप क्या बोलते हैं इसको, हम स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन नॉट बी रिटन एज अ डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर्स p and q, ठीक है। आप उसको एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हो p/q फॉर्म में। वी कैन एक्चुअली मैथमेटिकली प्रूव दिस दैट √2 cannot be expressed in form p/q, ठीक है। हम करते भी 8वीं कक्षा में भी है ये प्रूफ, 10th क्लास में भी कराया जाता है। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं एल्जेब्रिक प्रूफ में, परंतु अभी मैं एक दूसरा व्यू पॉइंट पकड़ता हूं, ठीक है। देखिए मैं तो जानता हूं
कि रूट टू को पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली हम इसको प्रूव करते हैं, मतलब एक जनरल नेचर का प्रूफ भी देते हैं। पर फिर भी मैं चाहता हूं कि एक असफल कोशिश करते हैं, एक असफल कोशिश, जानते हुए भी कि नहीं पाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। चलो टू को, स्क्वायर रूट ऑफ टू को पी बाय क्यू फॉर्म में लिखने की करते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखो मैं समझाता हूं, आप समझ तो गए। रूट टू क्या है? रूट टू एक ऐसा नंबर है, मान लो एक्स, कि जिसका स्क्वायर 2 है। जिसका स्क्वायर 2 है का मतलब है x गुणा x, यही होता है ना स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, हाँ, x इंटू एक्स इज 2, तो x क्या हो गया? रूट 2। हमें x को एक्सप्रेस करना है एज पी बाय क्यू, यानी कुछ डेसिमल खोजना है जिसके ये बराबर हो। चलो एक ये मैं रफ नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लेते हैं पॉइंट है अपना 0, ये है 1, ये है 2, 3 और ये यहां कहीं है साहब 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 1 का ध्यान से देखना, 1 ये रहा, इसको ब्लैकिंग कवर कर लेते हैं, ये है 1 का स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, इसको भी ब्लैकिंग से कवर कर लो, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और x का स्क्वायर जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो 2 है। x का स्क्वायर 2 है, ठीक है। और 2 1 और 4 के बीच में आता है, 1 से 4 के बीच में कहीं नंबर लाइन पर है 2, ठीक है। ये रहा। तो x कहां होगा? 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4 था, x का स्क्वायर इन दोनों के बीच में है, यानी x इन दोनों के बीच में है। बोलो सही बात है कि नहीं? जिस नंबर की हमें तलाश है वो 1 से बड़ा होगा यकीनन, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 से छोटा होगा यकीनन, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और हमें तलाश है ऐसे नंबर की जिसका स्क्वायर 2 है, जो खुद 2 नहीं है, जिसका स्क्वायर 2 है, यानी वो नंबर जरूर 1 से 2 के बीच में होगा। अब 1 से 2 के बीच में कहां होगा? ठीक है, नंबर लाइन दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, मान लेते हैं ये है 1 और ये है 2, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में हम रफली एक जज करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक, मिड वैल्यू लेते हैं। ये मिड वैल्यू कितनी होती है? 1.5, यानी 15/10, यानी ये पी बाय क्यू है। अच्छा इसका स्क्वायर मारो, 1.5 का स्क्वायर आएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 2.25, ठीक। ये हमारा नंबर नहीं है, क्योंकि हमें जिस नंबर की तलाश है उसका स्क्वायर 2 है, जबकि 1.5 का स्क्वायर 2 से थोड़ा बड़ा है। तो आओ थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। तो 1 से 1.5 के बीच में कहीं लिखना है हमको, है ना, 1 से छोटा है। तो चलो 1.2 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 154, तो 1.44, ये तो बहुत छोटा रह गया। हमें तो हमारे नंबर स्क्वायर 2 है, 1.2 का, अच्छा तो 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 196, तो 1.96, काफी करीब आ गए हम। 1.4 का स्क्वायर 1.96 होता है, जिसकी हमें तलाश है उसका स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। यानी 1.4 से थोड़ा बड़ा है नंबर, पर 1.5 से छोटा है। तो 1.4 और 1.5 के बीच में एक नंबर आएगा 1.45, बोलो बराबर है इन दोनों के ठीक बीच में। चलो इसका स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है। तो 15, 210, तो 2.102, ठीक है। 1.45 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 2.025 ना, ये नंबर से बड़ा हो गया। हमें जिसकी तलाश है उसका स्क्वायर 2 है, और 1.45 यानी हमारा नंबर 1.4 से तो बड़ा है, पर 1.41 से छोटा है। तो इस तरीके से हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, के फ्रैक्शंस को एक बार ट्राई करके देखेंगे। यहां देखिए, हमने 1.4 पकड़ा तो कम रहे, 1.5 का पकड़ा तो वो ज्यादा चला गया। भाई एक ऐसे नंबर की जिसका स्क्वायर है 2, अभी अभी हमने किया ही था, 1.5 का स्क्वायर आगे चला गया, 1.4 का स्क्वायर कम रह गया, 1.41 का स्क्वायर इतना आया, लेकिन ये 2 गया, 1.42 का आप ना 1.4, 1.96, हम थोड़ा सा ही कम, हमें 2 तक पहुंचा, तो हमने 1.4 को थोड़ा बढ़ाया, 1.1 किया, तो उसका स्क्वायर आया 1.9881। तो हमें निराशा हाथ लगी, अरे थोड़ा कम रह गया, चलो थोड़ा बढ़ाओ, 1.41 को थोड़ा बढ़ाया, 1.2 किया, 1.42 का स्क्वायर निकाला तो 2.0, अरे ये तो 2 से ऊपर निकल गया, यानी जिसकी हमें तलाश है वो 1.42 के भी बीच में, तो 1.41 किया तो 1.99। नाउ अब आप देख रहे हैं, विद एवरी इंक्रीजिंग डेसिमल, लाइक विद एवरी टाइप ऑफ प्रिसिशन दैट वी आर टेकिंग, हम जितना प्रिसाइज होते जा रहे हैं एक्स को लेकर, हम 2 के उतना करीब पहुंच रहे हैं। आप देखिए 1. दिस नंबर इज प्रीटी क्लोज टू 2 एंड सो इज दिस, लेकिन ये 2 से बड़ा है, मतलब 1.15 का स्क्वायर 2 से बड़ा है, और 1.414 का स्क्वायर छोटा है, तो और प्रिसाइज हो, मैं और एक घर आगे बढ़ गए। आप बढ़ते चले जाओ, ये देखो 1.4121 का स्क्वायर भी 999899924, बट इट विल नेवर बी प्रिसाइसली 2। आप ऐसा डेसिमल ढूंढ ही नहीं सकते हैं। विद एवरी स्टेप ऑफ एडिंग डेसिमल अपना जीवन बिता लो, आप जो भी नंबर लोगे गारंटी है उसका स्क्वायर तो 2 से थोड़ा छोटा आएगा, जैसे ये है, यहां 2 से थोड़ा सा बड़ा निकल जाएगा, प्रिसाइसली 2
मतलब ऐसा नंबर, आप ऐसा कोई 1.421 जो भी कि आपने स्क्वायर और सॉल्व किया और अंत में 2 ना, ऐसा नहीं। एंड दिस कैन बी एल्जेब्रिकली ऑल्सो प्रूवन। मैं उस प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, 10वीं कक्षा के पहले ही पार्ट में पढ़ाया जाता है, बहुत ही क्लासिकल प्रूफ है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं उसको, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। ये पूरी पंचायत मैंने सिर्फ इसलिए करी कि मैं आपको भरोसा दिला सकूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब आप बोलोगे साहब यहां तो कोई पी बाय क्यू है ही नहीं। अरे ये डेसिमल्स हैं भाई, ये सब पी बाय क्यू है। जैसे ये है 1.4, क्या मैं इसे 1415/1000 लिख सकता? तो ये सब वही, ये सब पी बाय क्यू ही है। इसीलिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर ऑफ 2 को लिखने का कोई तरीका ही नहीं है, हमें सिंबॉलिक नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, कुछ है ही नहीं। इसीलिए इसे रेडिकल बोलते हैं भाई, ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल, इसे रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो रेडिकल सिंबल खोजा ही इसलिए गया ताकि हम इस प्रकार के इरेशनल संख्याओं को, ठीक है, जिन्हें सर्ड्स भी बोलते हैं, अभी समझाऊंगा मैं आपको, को हम एक्सप्रेस कर सकें। तो इस पूरी पंचायत से हमने क्या समझा भाई, रूट 2 को पी बाय क्यू फॉर्म में बांधा नहीं जा सकता है। पी बाय क्यू की बेड़ियों में स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जकड़ना असंभव है। मतलब दुनिया में कोई से दो इंटीजर्स का जोड़ा ऐसा नहीं है जिसमें एक को दूसरे से डिवाइड करो, पी को क्यू से डिवाइड मारा तो कोशंट में कितना आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2, साहब ये संभव नहीं है। अरे अगर ऐसा होता कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पी बाय क्यू यानी कि दो इंटीजर्स के डिवीजन में लिखना संभव होता, यदि ऐसा ऐसा है तो नहीं, परंतु यदि ऐसा होता तो पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी हमारे जीवन का, हमारी एवरीडे जो मैथमेटिक्स होती है ना, डे टू डे लाइफ में जो गणित इस्तेमाल होता है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता, उसका एक अभिन्न अंग होता। जैसे आपका दोस्त परीक्षा हॉल से बाहर निकला है ना, तो सर पीट रहा है, अरे भाई क्या हो गया, अरे यार मोशन चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल्स बिगड़ गए, मेरे तो रूट 2 मार्क्स कट गए। ऐसा होता है, आप ग्रोसरी स्टोर की लाइन में खड़े हैं, पीछे वाला आपके ऐसे बैग पे, भाई साहब रूट 2 का छुट्टा मिलेगा। ऐसा नहीं होता भाई, रूट 2 डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होता है, पर मैथमेटिक्स में, विशेष तौर पर ज्योमेट्री में रूट 2 का बहुत महत्व है। मैंने भी आपको दिखाया ज्योमेट्री से ही तो। अच्छा सच में ये जो इरेशनल नंबर्स है ना, इनकी डिस्कवरी पाइथागोरियंस ने करी थी, और ज्योमेट्री से ही, मतलब इन्हीं के पाइथागोरस के डिसाइपल थे, उन्होंने ही स्क्वायर रूट मतलब इरेशनल संख्याओं की डिस्कवरी करी थी, और इट केम एज अ शॉक टू पाइथागोरियंस। ठीक है, इनके मतलब पता है आपको, मतलब रैशनल और इरेशनल क्या होता है? तो व्हाट इज रैशनल, है ना? तो अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे रैशनल का अर्थ होता है समथिंग विच इज लॉजिकल, विच फॉलोज लॉजिक, विच कैन बी रीजनड विथ, ठीक है, जिसमें आर्ग्यूमेंट दिया जा सके, जो लॉजिकल है, ठीक है, तर्क संगत है हिंदी में बोलूं तो। और इरेशनल जो तर्क संगत नहीं है, यानी जो इलॉजिकल है। ठीक, तो अब आप बोलेंगे साहब इनके नाम रैशनल और इरेशनल इसी वजह से रखे गए हैं? बिल्कुल हाँ। पाइथागोरियंस का ऐसा विश्वास था कि भाई कोई संख्या ऐसी नहीं होती जिसको पी बाय क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके। उन्होंने सब संख्याओं को लिख लिया था, क्योंकि तब तक स्क्वायर रूट्स की, ऐसे इरेशनल नंबर्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। फिर पाइथागोरियन थ्योरम से ही, जैसे मैंने किया, ठीक है, आपके सामने, पर पढ़कर किया, ठीक है ना, उन्होंने खुद डिस्कवर किया, तो पाइथागोरियंस के ही डिसाइपल ने इसको खोजा कि भाई ऐसी भी संख्याएं हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 जैसे, इसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिखना संभव नहीं है। तो दिस केम एज अ शॉक टू पाइथागोरियंस। ठीक है, उन्हें लगा दिस इज समथिंग दे कैन नॉट रीजन विद, ठीक है, उन्हें लगा ये इलॉजिकल है, तर्क संगत नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया इरेशनल। बाय द वे देयर इज नथिंग इरेशनल अबाउट इरेशनल नंबर्स, दे आर वेरी मच लॉजिकल। ठीक है, वो तो बस एक कस्टमरी है कि अपन बोलते चले आ रहे हैं तो बोल रहे हैं। चलिए, हाँ, तो ये हो गई भाई कहानी इररेशनल नंबर्स की। और भी कुछ उदाहरण होते हैं क्या? सिर्फ रूट 2 की ही पीछे हाथ धोके क्यों पड़ गए? क्योंकि पाइथागोरियन जो ट्रायंगल सिंपलेस्ट था वो यही था कि लेग्स 1 और 1 बन गए तो हाइपोटेनस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। और भी मतलब ये जो रेडिकल का साइन है, ठीक है, इसको बना के अगर आप कोई भी ऐसी संख्या लिख दें इसके अंदर स्क्वायर रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो नंबर इरेशनल रहेगा। मतलब कुछ भी लिख दो ना जो मन में आ रहा है, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4, अरे रूट 4 नहीं मालिक, रूट 4 नहीं भाई, जज्बा, रूट 4 तो सॉल्व हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2, ये नहीं है। रूट 5, रूट 6, कुल मिलाकर के स्क्वायर रूट में कोई भी ऐसा नंबर लिख दो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, माने रूट 36 नहीं चलेगा, परंतु रूट 37 दौड़ेगा। चलेगा क्या? दौड़ेगा 5वें गियर में। समझ में आया? क्या सिर्फ स्क्वायर रूट्स ही लिख सकते हैं? नहीं, हायर ऑर्डर रूट्स भी, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे भी इसी पार्ट में nth ऑर्डर रूट्स क्या होते हैं, पर आप थोड़ा बहुत तो समझते ही होंगे, जैसे क्यूब रूट्स, बिल्कुल बखूबी। तो क्यूब रूट पकड़ लो भाई, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2, फिर वही बात है, जो मन में आ रहा है लिख दो, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट ऑफ 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बस क्यूब रूट ऑफ 8 मत लिख देना, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है ना। क्यूब रूट ऑफ 8 2 हो जाता है, तो वो नहीं चलेगा। क्यूब रूट ऑफ 9 दौड़ेगा, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 मत लिख देना, ये नहीं चलेगा, ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार फोर्थ ऑर्डर रूट, फिफ्थ ऑर्डर रूट, कुछ भी, ठीक। चलिए, इनके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स बनते हैं क्या? इनके से मेरा मतलब है ये रेडिकल, हमने जो भी संख्याएं लिखी वो ऐसी लिखी, ठीक है। अभी इसी पाठ में हम पढ़ेंगे भी, ऐसी संख्याओं को हम सर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनको हम ये लगा के रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, रूट ऑफ 3, ये जो भी इरेशनल नंबर्स थे, ये नहीं, ये सर्ड नहीं है, ये सॉल्वेबल है। ये जो सॉल्वेबल नहीं है इनको हम सर्ड बोलते हैं।
तो अदर देन सर्ड्स भी कोई ऐसे नंबर्स हैं क्या जो इस सिंबॉलिक नोटेशन में तो लिखे जाते हैं परंतु हैं इरेशनल? तो है ना, एक नहीं ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ये नंबर लगभग होता है लगभग 1.6, लगभग लिख रहा हूं, ठीक है। इसकी प्रिसाइज वैल्यू 1 प्लस रूट ऑफ 5/2। ये नंबर कहलाता है गोल्डन रेशियो, स्वर्णिम अनुपात या डिवाइन प्रोपोर्शन या गोल्डन सेक्शन, ठीक है। ये कहां से आता है? तो एक किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, ऐसी रेखा बनाते हैं जिसके दो भाग, मैंने बोला सेक्शनिंग मतलब भाग में तोड़ना, तो हमने इसको दो भागों में तोड़ा, एक बड़ा ए, एक छोटा भाग था बी, ठीक है। तो जो गोल्डन सेक्शन है, डिवाइन प्रोपोर्शन, ये इनका है ए बाय बी। कुछ इस प्रकार कंडीशन ये है कि ये जो टोटल लेंथ है ए प्लस बी, जो पार्ट है ए, उनका जो रेशियो है, रेशियो के बराबर है ए बाय, मतलब इसमें जो बड़ा पार्ट है, ठीक है। यहां से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ऐसा कुछ होता है गणित में, द्विघाती समीकरण, जिसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो मतलब सॉल्यूशन होता है, जैसे कि हम रूट बोलते हैं, वो ये आता है। अब ये जो नंबर है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचना कि ये क्वाड्रेटिक हमने बनाई, हमने करी, हमने सॉल्व किया, हमने थोपा, हम कुछ नहीं है। मदर नेचर, ये पर मदर नेचर में पाया जाता है, वीवन इनटू द फैब्रिक ऑफ नेचर। कोई भी नेचुरल फिनोमेना होता है ना, उसमें ये नंबर मतलब एक अनयूजुअल हाई अकरेंस है इस नंबर का नेचर में। हमारी बॉडी में जो रेशियोज होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा टॉर्सो, धड़ और जो टांगे हैं, उनका रेशियो यही नंबर होता है, प्रिसाइसली यही नंबर होता है। मधुमक्खी के छत्ते में नर और मादा, जो मेल और फीमेल है, उनकी संख्या का रेशियो भी यही नंबर होता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल, अब मैं इस क्लास में डाइग्रेस नहीं होना चाहता, मैं एक सेपरेट वीडियो सेशन में इसको ट्रीट करना चाहता हूं और करूंगा भी। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर होता है गोल्डन सेक्शन, डिवाइन प्रोपोर्शन। कुल मिलाकर के लगभग ये 1.618 आता है ना। तो ये एस्थेटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, मतलब कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता है। मतलब हमारी आंखों को जो सबसे ज्यादा रेशियो भाता है, कंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूं, जैसे कमरा। अब आपके घर का अगर एक कमरा खुद, तो आपकी आंखों को उतना पसंद नहीं आएगा। आते हैं, लेकिन रेक्टेंगल भी ऐसे वियर्ड रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल वो में लगभग लेंथ ब्रेड्थ का रेशियो इतना हो और प्रिसाइसली इतना हो, तो वो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। और थोड़ा पढ़िए इंटरनेट पर इसके बारे में, ये इतनी लंबी और गहरी बात है कि मैं इसमें जाना नहीं चाहता, बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। आपके सामने वैल्यू लिखी है 1 प्लस रूट 5/2। दिस इज वेरी मच रैशनल नंबर। कहां से आया थोड़ा बहुत वो भी अंदाजा दे दिया मैंने। कहीं ना कहीं इसकी जड़ फिबोनाची सीक्वेंस में भी है ना। जब आप पढ़ेंगे ना, अगर इंटरनेट पे अगर आप रुचि रखते हैं, तो आप पाएंगे कि इसकी जड़ फिबोनाची नंबर्स में छिपी हुई है। जो भी है, ये गोल्डन, ये फाई यानी फाई, ये ग्रीक लेटर है PHI, ठीक है, उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फाई में बोल रहा था बार बार, पता नहीं आप समझे कि नहीं। फाई, दिस फाई नंबर इज एन इररेशनल नंबर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर इन मैथमेटिक्स। तो मैंने बताया आपको सर्ड्स के अलावा भी एक उदाहरण मेरे को बताना था, तो एक ये हो गया। और भी है, ई करके एक नंबर होता है, वैसे ही ई होता है, जिसकी लगभग वैल्यू होती है 2.7। ये जो नंबर है अपना पाई ई, ये भी एक इररेशनल नंबर है। और सीनियर क्लासेस में जब आप गणित को और डीप में पढ़ते हैं, तो पूरी एक सीरीज बनती है इस नंबर की, फैक्टोरियल्स में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेप्थ की बातें हैं, मैं उस सब में नहीं जाना चाहता। लॉगरिथम करके एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसका भी यही होता है, तो उस सब में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन याद रखिए, कल को कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि भाई अदर देन सर्ड्स अगर कोई इररेशनल नंबर का एग्जांपल है तो अनदर। और ये नंबर गणित में भाई छाया हुआ है। आप कोई भी कैलकुलस में इंटीग्रेशन कुछ भी प्रश्न कर रहे हैं, अचानक से ये नंबर आ जाता है, ठीक है। जब सीखेंगे तब की बात है, बहुत दूर की बात है। चलिए, और हाँ, एक एग्जांपल है, ये नंबर आपका पाला पड़ होगा, तो मतलब छठी सातवीं कक्षा से ही समझ में आने लग जाता है। व्हाट इज दिस नंबर? पाई। सो पाई इज आल्सो एन इररेशनल नंबर। अरे ये मैं क्या बोल गया, सॉरी, अरे गलती हो गई, सॉरी, अरे मैं तो भूल ही गया था। ये इसे तो लिख सकते हैं ना P/Q। अरे सॉरी, मिया कल्पा, हाँ, मेरी गलती है भाई, मैं माफी चाहता हूं आपसे। पाई तो 22/7 होता है, पाई इररेशनल थोड़ी ना होता है, वो तो स्लिप ऑफ टंग, गलती से बोल गया था मैं। पाई 22/7 लिख तो सकता, अरे P/Q में लिख तो रहे हैं ना भाई। एक मिनट, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स। तो ये हैं, तो पाई तो 22/7 होता है ना, तो पाई तो रैशनल हुआ ना। तो ये दुनिया वाले पाई को इररेशनल क्यों बोलते हैं? तो भाई साहब, एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाई इज नॉट 22/7। इससे बड़ा झूठ गणित में आज तक दूसरा कोई बोला ही नहीं गया है। क्या समझे? पाई 22/7 नहीं है। तो फिर बचपन से आपके टीचर्स, है ना, आपकी टीचर्स मैडम्स आपको जब पढ़ाती हैं, तो वो तो बचपन से ये कहती हैं कि पाई इज 22/7। हाँ,
वो कुछ अलग कारण है। फिलहाल ये समझ लो कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी लगभग वैल्यू होती है 3.1415926535897932 सो ऑन, पता नहीं कहां तक, मुझे जितना याद था मैंने लिख दिया। ये अप टू 60th मिलियन प्लेसेस तक ये नंबर कंप्यूटर प्रोग्राम्स द्वारा लिखा जा चुका है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, यही कोई भी इर्रेशनल नंबर, सिर्फ पाई नहीं, कोई भी इर्रेशनल नंबर कोई पैटर्न नहीं छोड़ता और कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए वो इर्रेशनल है। ठीक है, तो पाई ये है, पाई ये नहीं है। तो फिर हमें क्यों पाई 22/7 बताया जाता रहा? बचपन से ये झूठ मेरे दिमाग में क्यों फीड किया गया? अरे बताया ना, हम इर्रेशनल नंबर्स को, भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखने का कोई तरीका नहीं था, तभी तो उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा ना। पाई को लिखने का कोई तरीका नहीं है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम उसको ऐसे, ये भी ग्रीक लेटर है, ठीक। पर ये नंबर कैलकुलेशंस में फिट नहीं हो पाता ना। अगर मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो पाई के टर्म्स में आ जाएगा। और सर्कुलर ज्योमेट्री में होता है इसका इस्तेमाल ज्यादातर, आपका तो पाला वहीं पड़ा है ना, सीनियर क्लास में आप देखेंगे। जैसे सर्कल का एरिया है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, बराबर है ना। सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई आर। आपके मन में कभी विचार नहीं आया इनमें पाई कहां से आ गया? भाई रेक्टेंगल में तो नहीं आता, रेक्टेंगल का एरिया तो सीधा सीधा लेंथ इनटू ब्रेड्थ था। सर्कल में ऐसा क्या था? सर्कल का रेडियस आर था, तो पाई कहां से आया? कैलकुलस से आया होगा। ठीक है, कैलकुलस से जब हम एरिया निकालते हैं 12th क्लास में, तो एरियाज का बकायदा एक चैप्टर होता है जो इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं, तो वहां पर हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो वहां पर ये कांस्टेंट पाई उभर के आता है। बहरहाल पाई इर्रेशनल है, लिखने का कोई तरीका है नहीं, तो या तो आंसर पाई के फॉर्म में लो, उससे बेहतर है कि पाई को लगभग, भाई हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया, पाई 22/7 नहीं है, पर 22/7 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू लगभग, 22 को 7 से भाग करोगे तो लगभग आएगा 3.142857। ठीक है, तो लगभग ये नंबर इसके बराबर है, तो काम चला हुआ है, काम चल जाता है। ठीक है, कैलकुलेशंस में अगर इसकी जगह ये ले लें तो आंसर थोड़ा सा ही डिफर करता है, पर आंसर आता तो है, कुछ हाथ तो लगता है। वरना छोटे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि भाई ये कैसे आंसर पाई के फॉर्म में कैसे? जब रेडियस वैल्यू है तो एरिया भी एक वैल्यू होना चाहिए। तो आपकी टीचर ने आपको गलत नहीं बताया था। ठीक है, काम चलाने के लिए पाई को 22/7 ले लेते थे। ठीक, आज के बाद अगर कोई मिले और पूछे कि पाई 22/7 है, तो बोलना नहीं, पाई 22/7 का एक क्लोज अप्रोक्सीमेशन है। और एक और जवाब देना उसको, बोलना आज के बाद अगर इस्तेमाल करना भी है कोई फ्रैक्शन तो इसको कर लेना 355/113। क्या ये पाई है? नहीं, ये भी पाई नहीं, लेकिन ये फ्रैक्शन पाई के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 22/7। यानी 22/7 पाई है नहीं, 355/113 पाई है नहीं, दोनों ही पाई नहीं है, दोनों झूठ है। लेकिन ये बड़ा झूठ है, ये सफेद झूठ है, और ये थोड़ा छोटा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऑफ व्हाइट कलर का झूठ है, समझ रहे हो? तो बेहतर कैलकुलेशंस के लिए आप इसको इस्तेमाल, ये नंबर पाई के बहुत करीब है, ये मैजिकली क्लोज है। आप मतलब पढ़ के भी देख सकते हैं इस नंबर के बारे में थोड़ा इंटरनेट पर, इसे बिल्कुल मैजिकल अप्रोक्सीमेशन माना जाता है। और भी कई अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी इतनी है ना, बहुत आसान है, 355/113। तो ये पाई के मतलब ये लगभग यहां तक पाई को कवर कर लेता है, जबकि ये तो सिर्फ इतने में ही बोल गया। देखो ना, ये तो इतने में ही बोल गया, वहीं से दोनों गलत हैं। ना पाई 22/7 है, ना पाई 355/113 है। पाई है पाई, और पाई को पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। इस डिस्कशन को समअप करने से पहले, अभी बस पढ़ाते पढ़ाते यहीं कैमरे के सामने मेरे दिमाग में एक विचार कौन था, विचार तो क्या ही कहिए, कंफ्यूजन है। तो मैंने कहा आपसे एक सलाह लेके देखता हूं। ठीक है, देखिए क्या मेरे दिमाग में बात आई। भाई ये जो पाई है, हमारा इससे पहला साक्षात्कार यानी फर्स्ट इंटरेक्शन कब हुआ? जब हमें सर्कुलर ज्योमेट्री में सर्कमफरेंस और एरिया बताए गए सर्कल के। सर्कमफरेंस क्या होता है साहब? तो जैसे ये एक सर्कल है मान लेते हैं, जिसका की रेडियस है r और डायमीटर मान लेते हैं 2 है। ठीक है, दिस इज डायमीटर, d से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, तो डायमीटर d है, 2 नहीं। अब सर्कमफरेंस का एक्सप्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, बराबर है। अच्छा, 2r को d लिख सकते हैं, यानी सर्कमफरेंस हो गया पाई d। नाउ दिस इक्वेशन, इट इज अ वैलिड इक्वेशन, सर्कमफरेंस का ये फॉर्मूला है। दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड टू ऑब्टेन पाई एज c/d। पहले तो विचार करिए जो मैंने लिखा है ये सत्य है कि नहीं। ये 100% सच है, ये बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी सर्कल के सर्कमफरेंस और डायमीटर का रेशियो अगर पकड़ेंगे तो ये रेशियो प्रिसाइसली कितना आएगा? पाई। ठीक, तो क्या कंफ्यूजन क्या है? मैंने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ घोटाला दिमाग में। तो कंफ्यूजन मुझे ये है कि ये दुनिया वाले इस पाई को इर्रेशनल बताते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात। और इर्रेशनल का अर्थ होता है जो भी नंबर इर्रेशनल है, जैसे कि पाई, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाय क्यू। परंतु अभी अभी ये कंफ्यूजन ही है, मतलब मैं आपके साथ ही चाह रहा हूं कि इसको क्लियर करें हम। अभी अभी मैंने आपके सामने पाई को लिखकर तो दिखा दिया c/d। एक मिनट, लेट अस वंस मोर अग्री अपॉन व्हाट आर रैशनल नंबर्स, फॉरगेट इर्रेशनल। रैशनल क्या होते हैं? दोज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म पी। अरे लिख तो दिया भाई। मुझे एक बात बताओ, ये फानी दुनिया अज्ञान के अंधकार में जी रही है। अरे पिछले 300 साल में जो मैथमेटिशियंस नहीं कर पाए वो मैंने और आपने मिलकर 5 मिनट में कर दिया साहब।
वी हैव एक्सप्रेस्ड पाई इन द फॉर्म पी बाय क्यू। यानी आज की तारीख से ऐलान कर दो पाई इरेशनल नहीं रैशनल। अरे कर तो दिखाया, इससे बड़ा सत्य क्या है? तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ, तुमने मेरी मदद की है, गवाही हो भाई तुम, मैं गवाह हूं इस बात का, तुमने मेरी मदद की है लिखने में, पाई इक्वल सी बाय डी। तो पाई आज से क्या बोलेंगे, इरेशनल नहीं रैशनल हो गया। और आज का दिन साहब गणित के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में जाना जाएगा। आज तुमने और मैंने मिलकर के 5 मिनट में मात्र वो कर दिखाया है जो 400 साल से गणितज्ञ नहीं कर सके हैं। वी हैव शोन, सक्सेसफुली शोन दैट पाई इज अ रैशनल नंबर। तो क्या करें, नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई कर दें गणित में? अरे अहमकों, पहली तो बात, नोबेल प्राइज होता नहीं है मैथ्स में, क्या समझे? मैथ्स में नोबेल का इक्विवेलेंट, नोबेल प्राइज नहीं होता भाई गणित में, नोबेल का इक्विवेलेंट होता है मैथ्स में, होता है फील्ड्स मेडल बोलते हैं उसको, ठीक? मिलेगा तो हमें वो भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ठीक? नहीं ये गलत नहीं है, ये जो लिखा है ये सही है, लेकिन ये दावा करना कि पाई रैशनल है वो गलत है भाई। पाई इररेशनल था, है और रहेगा, ठीक है? तुम और मेरे जैसे अगर करने लग जाते ऐसा तो भाई मैं यहां पढ़ा रहा होता, तुम्हें सोचो। चलिए, हाँ क्या लफड़ा है फिर? पाई लिख तो दिया पी बाय क्यू फॉर्म में, फिर क्या लफड़ा है? तो भाई ऐसे तो √2 को भी लिख सकते हैं। एक बात बताओ, मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको समझाया था, 5 क्या है, मतलब रैशनल है कि नहीं? नेचुरल नंबर तो है वो, ठीक है मान लिया, 5 रैशनल है कि नहीं, है ना? क्यों? बिकॉज 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाय क्यू। हाउ कम? 5 को लिख सकते हैं 5/1। तो √2 ने क्या गुना कर दिया? अरे √2 को भी लिख लो ना भाई, √2/1 तो हो तो गया पी बाय क्यू, तो हो तो गया √2। अरे नहीं भाई, डेफिनेशन पकड़िए, ज्यादा दूर मत जाइए, डेफिनेशन पकड़िए। रैशनल की डेफिनेशन एक बार और बोल के सुना देता हूं। दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉन जीरो। पी और क्यू को इंटीजर होना पड़ेगा, यहां पी न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है। एंड हु टोल्ड यू कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर आर इंटीजर वैल्यूज? क्या समझे? आप बोलोगे क्यों नहीं, मैं ऐसा सर्कल नहीं बना सकता जिसका डायमीटर 2 हो। हाँ ले लो, तुम इनमें से एक को इंटीजर ले सकते हो, तुम इनमें से एक को इंटीजर ले सकते हो, सी को भी ले सकते हो या डी, दोनों एक साथ इंटीजर नहीं आएंगे, गारंटी दे रहा हूं। अरे आ ही नहीं सकते साहब, आ ही नहीं सकते, समझे? यानी पाई कैन बी रिटन एज सी बाय डी, कैन बी टेकन एज सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, बट with a guarantee you cannot find two integers such that one is circumference and one is diameter of same circle। ऐसा नहीं हो सकता। अगर डायमीटर को इंटीजर लोगे तो सर्कमफ्रेंस इंटीजर नहीं आएगा, सर्कमफ्रेंस को लोगे तो डायमीटर इंटीजर नहीं आएगा, रैंडम लोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। क्या समझे? पाई को पी बाय क्यू फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है भाई, समझ गए? जहां पी और क्यू लिख सकते हैं, मतलब पी और क्यू इंटीजर्स हैं, ठीक? तो पाई इररेशनल ही है। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, चलिए। वो नंबर लाइन तो नहीं भूल गए? हाँ, तो अब ये जितना सामान है इररेशनल। अच्छा अभी बैग में क्या क्या है एक बार याद तो दिला दूं। देखो बैग में नेचुरल नंबर्स थे, होल सबसे पहले नेचुरल, फिर जीरो डाला तो होल कहलाया, नेगेटिव इंटीजर्स डाले तो इंटीजर कहलाया, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स भी उठा के डाल दिए तो रैशनल। अभी जो बैग हम कैरी कर रहे हैं उस बैग का नाम है रैशनल नंबर्स। अब ये जितने इररेशनल नंबर्स हैं, √2, √3, पाई, ई, वो एक 5 बताया था, और भी इनफाइनाइट है सब, ठीक? ये सारे इनफाइनाइट नंबर्स उठा करके इररेशनल्स उसी बैग में। मैंने एक वादा किया था आपसे, मैं बैग में से कभी भी कुछ निकलवाऊंगा नहीं, ठीक? तो कुछ मत निकालो, उसी बैग में ये सब कुछ डाल दो। नाउ दिस एंटायर कलेक्शन, द ह्यूमंगस कलेक्शन, वॉल्यूमिनस बैग विच इज सो हैवी, ठीक है, विच कैरीज सो मच ऑफ इनर्शिया, है ना, मास इनर्शिया, थोड़ा माफी चाहता हूं भटक गया था, which is so voluminous is called as set of real numbers which is represented by capital letter R। ये भी एक कारण था कि रैशनल को हमने R नहीं बोला था, रियल के लिए बचा के रखा था R को, समझ गए? सो दिस सेट इज कॉल्ड एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। चलिए अब मैं आपको इसको पूरा वेन डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमने जो कुछ पढ़ा नंबर लाइन पर कि कौन किस कैटेगरी में आता है और क्या कहानी है। फिर से एक शंका दिमाग में आ गई, तो शंका क्या है बताता हूं, पहले वेन डायग्राम देख लें। हाँ तो ये देखिए वेन डायग्राम्स की सहायता से, ठीक है, वेन डायग्राम बोलते हैं इनको, ये जो हम रेक्टेंगल्स और क्लोज कर्व्स के माध्यम से, आपने पहले भी परिचित होंगे आप इससे, है ना? वेन की स्पेलिंग VENN है, वेन, WH वाला नहीं। जॉन वेन लॉजिशियन थे, इंग्लिश लॉजिशियन। चलिए देखिए क्या बोला साहब हमने। सबसे पहले हमने नंबर लाइन पर सैर शुरू करी, सो वी पिक्ड अप 1 2 3, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। फाइन, वी एडेड अ 0 टू सेट ऑफ नेचुरल। सिर्फ नेचुरल के सेट में, कलेक्शन में, कलेक्शन को इंग्लिश में गणित में सेट बोलते हैं। 1 2 3 नेचुरल नंबर्स में 0 पटक दिया, हाँ, होल नंबर्स। सो दिस कलेक्शन, कुछ भी निकालना नहीं है बैग में से, इज कॉल्ड एज सेट ऑफ W, होल नंबर्स। फाइन, इस होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स पटक दिए। अब इस थैले को, इस बैग को मैंने नाम दिया इंटीजर्स। सो दिस ग्रीन कलर्ड, दिस इज सेट ऑफ Z, जायन, जर्मन लैंग्वेज, इंटीजर्स। फिर हमने इसमें जितने भी डेसिमल्स और फ्रैक्शंस बचे हुए थे वो भी पटक दिए। हाँ डेसिमल मेंशन नहीं है, मैं 1 2 कर दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो कोई भी वैसे डेसिमल ही है, जैसे ये -1/2 इज हाउ मच, -0.5, ठीक है, लेकिन कुछ भी जैसे जो भी आपके मन में आ रहा है, 2.753, ठीक है, 2.334, इवन रिपीटिंग डेसिमल्स अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। जैसे 2 पॉइंट रिपीटिंग समझते हो ना, जैसे 3.3333 नेवर एंडिंग ऐसा आता है ना कभी कभी कैलकुलेशन में, ये सब भी उसी बैग में डाल दो जहां पहले से इंटीजर्स मौजूद हैं। नाउ दिस कलेक्शन, ब्लू कलर्ड, इज कॉल्ड एज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर
क्यू। अब क्या बचा था नंबर लाइन पर? तो अब हमने देखा ऐसे नंबर्स रह गए थे जिन्हें पी बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ये सब पी बाय क्यू में एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी संख्याएं रह गई थी जिन्हें पी बाय क्यू में लिखना पॉसिबल ही नहीं था, मतलब कुल मिला के उनको लिखने का कोई तरीका ही नहीं था मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 होता है, और जिसका स्क्वायर 2 होता है उसे लिखने का कोई तरीका ही नहीं है इसके अलावा। मतलब कोई ऐसा p ओवर q या कोई डेसिमल फॉर्म नहीं है। जैसे रूट 2 को हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 1.414, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था आपको, आप कुछ भी कर लो, आप कैसा भी डेसिमल या फ्रैक्शन ले आओ, उसका स्क्वायर कभी भी ठीक 2 नहीं आएगा। यहां तो 2 से बड़ा आएगा थोड़ा, यहां 2 से थोड़ा छोटा आएगा। एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर 2 आ सकता है, उसे लिखने का कोई तरीका ही नहीं है, इसलिए उसे हम ऐसे लिखते हैं। तो ये कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, जिसके ये उदाहरण हो गए, पाई हो गया, ई को आइलर्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, जो वैज्ञानिक थे गणितज्ञ उनके नाम पर, ठीक है। आइलर की स्पेलिंग वैसे दिखा दूं आपको, ये होती है ना, थोड़ा अलग है स्पेलिंग, इसलिए मैंने कहा बता दूं। सो आइलर्स नंबर, पाई, फाई, गोल्डन सेक्शन, डिवाइन प्रोपोर्शन, रूट 2, रूट 3, क्यूब रूट्स एंड ऑल दैट, ठीक। जो भी परफेक्ट क्यूब्स या परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है उनके रेस्पेक्टिव जो भी किस्सा सेट ऑफ इररेशनल्स, ठीक है। मतलब इनको अलग से बोलते हैं, ये जो लाल वाला है इसको अलग से बोलते हैं सेट ऑफ इररेशनल्स। और इन दोनों को मिला के, ये ब्लू और लाल को मिला दिया, हमने ऐसा ही किया ना, हमने बैग से कुछ नहीं निकाला था, सेट ऑफ रैशनल्स में ही इन्हें भी ठूस दिया हमने, उसी बैग में ये सारे नंबर्स डाल दिए। अब इस बैग को, इस कलेक्शन को, इस पूरे को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अंडरस्टूड? तो रियल नंबर्स के मोटे तौर पर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, बात समझ लीजिए। एक होता है रैशनल, एक होता है इररेशनल। इररेशनल के अंदर और कोई वैरायटी नहीं है, मतलब हमने नहीं पढ़ रही है, हम नहीं पढ़ रहे हैं उसको। हाँ, रैशनल के अंदर बहुत वैरायटीज हैं जो हमने सबसेट्स बोलते हैं इनको, मतलब इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल, होल इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। एक कंफ्यूजन मैंने कहा था ना मेरे दिमाग में आया है, वो ये था कि रियल क्यों बोल रहे हो, नंबर्स बोलो ना बस। अरे नंबर्स, रियल नंबर्स क्यों बोल रहे हो? एक मिनट, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आई एम अजीत चोटरानी, तो मैं रियलिटी हूं, मैं एग्जिस्टेंस में हूं, अस्तित्व है मेरा, हाँ है। तो दुनिया वाले क्या मुझे ऐसे बुलाते हैं कि रियल अजीत चोटरानी, क्योंकि मैं रियल हूं? अरे काहे को बुलाएंगे यार, ऐसा थोड़ी ना कोई बोलता है भैया। मेरे को सीधे सीधे लोग मिलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं गुड मॉर्निंग अजीत, रियल अजीत थोड़ी ना बोलते हैं। और बोलेंगे तो यार मैं तो बुरा मान जाऊंगा। हाँ खैर वो छोड़ो, नंबर्स को रियल नंबर्स क्यों बोल रहे हो? सिर्फ नंबर बोल के काम चला लेते ना क्या, या फिर कुछ फर्जीवाड़ा है? ऐसा तो नहीं कि वर्चुअल नंबर्स हैं, या सचमुच कोई वर्चुअल नंबर्स भी होते हैं क्या? उनसे डिस्टिंक्शन करने के लिए इनको रियल नंबर्स बोला जा रहा हो, या ये सब एक मायाजाल है, ये एक वर्चुअल रियलिटी है? ऐसा तो नहीं, वो चश्मा लगा के तो नहीं देख रहे क्लास, मैं तो देखा नहीं आज तक। वो मॉल वगैरह में कभी जाता हूं तो देखता हूं वो बच्चे ऐसा चश्मा होता है बड़ा मोटा मोटा सा पहन के, पता नहीं क्या खुश होते हैं। हाँ तो भैया सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे आप, सचमुच में वर्चुअल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। और उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है ना, आई नहीं है, ये ग्रीक लेटर है आर्टा। अभी इसमें तो नहीं घुस सकते, लेकिन फिर भी कल को कोई पूछ ना ले कि भाई, है ना, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, एक और इंटरनल कंफ्यूजन था यार, इससे रिलेटेड गणित की बात नहीं है, ये कंप्यूटर में ड्राइव होती है, उसे हार्ड ड्राइव क्यों बोलते हैं? हार्ड क्यों, कोई सॉफ्ट ड्राइव भी होती है क्या? है, चलिए आपको पता लगे तो बताना।